हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ए.के. पटेल में। तो आज हम सभी लोग यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके मिक्स्ड क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बहुत आसान से क्वेश्चंस देखेंगे और यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जो हमारे आगामी टीटी भर्ती परीक्षा आनी है, टीटी परीक्षा आनी है और एक आनी है सीटेट परीक्षा आनी है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने हैं या फिर रेलवे वगैरह आने हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन प्रीवियस ईयर पेपर्स की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये हम यहाँ पर मिक्स्ड क्वेश्चंस डेली का डेली देखेंगे, यहाँ पर जो भी डे बाय डे यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी लोग हमारे ये टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर 2 टेलीग्राम चैनल, इन दोनों को ज्वाइन करिए और यहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ्स आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिक क्या होती है। देखो, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, पाइथागोरियन थ्योरम। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बता दें कि जो पाइथागोरियन थ्योरम होती है वो हमेशा राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज पर ही फॉलो होती है। बात समझ रहे हैं ना। उस समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, जो देखो हमने यहाँ पर फ्रेम किया है। इसमें से सबसे बड़ी वाली भुजा हमारी कर्ण होती है और उसमें से एक भुजा हमारी ये लंब होती है और ये वाली भुजा हमारी क्या होती है, आधार होती है। हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पर अच्छा एक दूसरा चीज़ यहाँ पे दी जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, लेकिन देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन हम पहले कैंसिल करते हैं। 8, 9, 10 में सबसे छोटी संख्या 8 है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। 8, 64, 512 ये भी इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन 6, 8 और 10 देखो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 6 है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया, लेकिन सबसे छोटी संख्या हमारी 8 ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा और डी भी आंसर पॉसिबल है। पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पर आपको बता दें कि पाइथागोरियन थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरियन थ्योरम के कहा जाता है समकोण त्रिभुज, यानी कि जो समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली रेखाओं के जो सामने वाली भुजा होती है, यानी कौन सी, कर्ण वाली भुजा, उस भुजा का वर्ग जो होता है शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में कितना, आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी वाली भुजा और लंब का मतलब लंब और आधार, बाकी शेष 2 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आप अगर ऑप्शन रख के देखेंगे, हम लास्ट ऑप्शन से लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम चौथा ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पे 8, 15, 17, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा यहाँ पर कौन सी है, 17 है, तो इधर 17 का स्क्वायर करिए बराबर लंब में लंब और आधार कोई भी ले लीजिए, इधर लेते हैं यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस में आधार लेते हैं यहाँ पर 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 289 हो जाएगा बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इधर देखो 289 आ रहा है और इधर भी आपका 289 लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे दोनों साइड ये प्रूफ हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो सबसे छोटी जो त्रिमीय संख्या होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 8, 15, 17 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8, 15 और 17। क्लियर है ना। ऐसे ही आप इन सारे ऑप्शन को यानी कि ए और बी को रख के देखेंगे, क्योंकि सी तो कैंसिल हो चुका है, ए और बी को रख के देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी बराबर नहीं आ रही होंगी और जिस ऑप्शन में ये बराबर होंगी वही आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए बोला गया है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417Z8, यहाँ पे लिखते हैं 417Z8, ये बोला गया ये 9 से डिवाइड है, 9 से विभाज्य है, ये आपको संख्या बतानी है, वो जेड की वैल्यू कौन सी होगी। तो आप ये देखिएगा, अभी इसके जस्ट पहले वाले जो वीडियो है यहाँ पर, यानी कि इसमें इसी चैनल में हमने देखो एक आपको टॉपिक पढ़ाया है डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर हमने टॉपिक पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता के नियम। क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम हमने पढ़ाए हैं और यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ भी गया है। तो 9 की विभाज्यता क्या होती है, 9 की विभाज्यता ये होती है कि जो भी संख्या दी जा रही है, यानी कि जैसे ये यहाँ पर संख्या दी है, जो भी संख्या दी जा रही है उसके अंकों का योग जो हो रहा है, अगर वो 9 से विभाजित है, ठीक है ना, अगर वो अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज विभाजित नहीं होगी। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 417Z और 8 अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो इसका मतलब यहाँ पर इनके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना। तो इसको यहाँ पर देखते हैं। देखिए सभी लोग, यहाँ पे लिखे 417Z और 8, ये आपकी 9 से विभाजित है। देखिए
यहाँ पर क्या रूल होता है, रूल ये होता है कि जो भी संख्या 9 से कट रहे उनको काटते हैं। देखो 8 और 1 मिला के कितना होता है, 9 होता है, 9 से हमने काट दिया। देखो 7 और 4 कितना होता है, इधर होता है 11, प्लस में कितना बचा, जेड बचा, डिवाइड बाई कितना बचा, 9 बचा, यही बचा ना यहाँ पर। अब देखिए थे सभी लोग कि 11 में कितना जोड़ें, 11 में हम कितना जोड़ें यहाँ पर कि संख्या 9 से कट जाए। तो आप देखेंगे 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो देखो 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है ना। यानी 11 में अगर 7 जोड़ दें तो संख्या जो 9 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब जेड के स्थान पर जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 7, और यही इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जेड का जो संभावित मान है वो यहाँ पर 7 हो जाएगा और ये राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना। अगर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है तो आप सभी लोग इसी चैनल पे पिछले वीडियोस को देखिएगा, वहाँ पर आपको ये 1 से लेकर के 13 तक की डिविजिबिलिटी के रूल्स हमने आपको बताए हैं और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है। आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस इस टाइप के जो कि डिविजिबिलिटी रूल के आते हैं और शायद सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है और उसकी वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत सिंपल से टॉपिक यानी परसेंटेज का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक प्रारूप बताते हैं, बहुत आसान सा प्रारूप बताते हैं। देखिए हम यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लंबाई माना और चौड़ाई माना, दोनों चीज़ें हम मान लेते हैं कि हमारी जो आयत है उसकी लंबाई भी 10 है और उसकी जो चौड़ाई है वो भी कितनी है, 10 है। क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि आयत की लंबाई में कितने % की वृद्धि कर रहे हैं, 60% की वृद्धि करें। अच्छा एक चीज़ और, जो हमने यहाँ पर 10 और 10 माना है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ पे 100 मान सकते हैं, 10 20 मान सकते हैं, 40 50 मान सकते हैं, यानी कोई भी संख्या आप यहाँ पे मान सकते हैं। कन्फ्यूजन वाली बात मत रखिएगा यहाँ पर। बस हम केवल यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 10 और 10 वैल्यू को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आपसे बोला कि लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहे हैं, तो अगर मैं 10 में 60% की वृद्धि करूँगा, देखो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल छोटा सा बता रहा हूँ। 10 में अगर 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 करेंगे, यहाँ पर करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 60% की वृद्धि करेंगे तो 10 बदल के किस में हो जाएगा, 16 में हो जाएगा ना। यानी 60% में 6 बढ़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे लंबाई हमारी 16 हो गई। तो आपसे बोला गया कि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ना बदले। तो ये बताइए, जैसे यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का गुणनफल ही तो इसका क्षेत्रफल होता है, नहीं होता। क्षेत्रफल हमारा कितना है, 100 है। अब बोला गया है कि बताइए चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अभी भी उतना ही रहे, यानी कि क्षेत्रफल अभी भी कितना रहे, 100 ही रहे। आपको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो सभी लोग देखिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ, आप इसको ये समझिएगा कि अगर हमें ये वाली संख्या लानी है तो हम कैसे ला सकते हैं। यानी कि अगर इस 100 में इस वाले 10 से भाग दे दें तो ये वाला 10 आ जाएगा ना हमारा। सेम वही काम करते हैं, यानी कि अगर हमें ये वाली संख्या लानी है तो इसी 100 में 16 से भाग करें, यानी इस संख्या से भाग कर दें। तो देखिए 100 में 16 से भाग करते हैं, कैसे भाग करें, देखिए सभी लोग यहाँ पे काटेंगे, 4 चौके 16 जाएगा, इधर आ जाएगा 25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इधर आएगा 6 पॉइंट, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6.25 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6.25 लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन देखो पहले संख्या हमारी कितनी थी, 10 थी, 10 से घट के कितना हो गया, 6.25 हो गया। देखो कितना कम हो गया यहाँ पर। तो अगर कितना कम हो जाएगा तो 10 में 6.25 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.75 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वो 3.75 कब आ रहा है, जब हम 10 से घटा रहे हैं, लेकिन हमें प्रतिशत हमेशा 100 में होता है। इसका मतलब फिर यहाँ पर भी 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए यहाँ पर एक बार हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 37.5%, और ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना सभी लोग। तो ये एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है। जब अभी हम परसेंटेज का टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रक्रिया को बता देंगे, जो ये एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, यहाँ पर कोई भी काम यहाँ पर नया नहीं करना होता, सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व होती हैं, ठीक है। अगर ये आपको क्वेश्चन एक समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन को रिपीट करिए, 1 से 2 बार 3 बार रिपीट करिए, क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अगर तभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमें टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आप हमें मैसेज करिएगा, या फिर आप इसी जो यूट्यूब जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी में नीचे आप इसको कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर नहीं हुआ है। तो आपको हम इसको सॉल्व करके विद इन मतलब पूरा का पूरा ऑडियो एकदम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करके आपको इसको हम बता देंगे, तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
बोला गया है कि एक घन का आयतन, यानी कि घन का आयतन वॉल्यूम जो बोला गया है उसका जो संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। यानी कि जो घन का आयतन है वो घन की भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, ऐसा बोला गया है। तो बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए सभी लोग, आप सभी को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो घन होता है वो एक 3D फिगर होता है नहीं होता है। देखो घन अगर हम बनाना चाहें तो घन हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखो हम आपको बना के बता रहे हैं यहाँ पर घन कैसा बनेगा। ये थोड़ा सा ये लंबा हो गया, यहाँ पर ये घनाभ टाइप का लग रहा है, लेकिन एज इसको घन कंसीडर कर लेंगे आप सभी, ठीक है। ये मान लेते हैं घन होता है। तो ये देखिए घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3, यानी a की पावर क्यूब होता है, ठीक है। क्योंकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए घन का आयतन होता है a क्यूब, जो होता है बोला गया कि उनकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। देखिए आप सभी पर सबसे पहले ये देखिए कि घन में भुजाएं कितनी होती हैं। देखिए सभी लोग, देखिए 400 भुजाएं ये वाली होती हैं, हो गई ना 4 भुजाएं, और 4 भुजाएं ये वाली भी होती हैं। कितनी हो गई टोटल? 8 भुजाएं हो गई। अब देखो एक ये वाली भुजा 9 भुजा, एक ये वाली 10, और एक ये 11, और एक ये कितनी 12। तो घन में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। तो हमने क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो घन का आयतन है वो उनकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो अगर हम मान लेंगे कि अगर सारी की सारी भुजाएं अगर हमारी ए हो जाएंगी तो सारी भुजाओं का योग हमारा कितना हो जाएगा? 12a हो जाएगा ना, क्योंकि 12 भुजाएं हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a से काटेंगे, इधर 2 आ जाएगा, तो इधर आएगा a² बराबर में कितना? 12 आ जाएगा ना सभी का। तो a² इक्वल टू आ गया 12। आपसे बोला गया घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। तो घन का टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। ये आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा आसान है, या फिर जब हम आपको एरिया एंड वॉल्यूम का टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला बनाने के तरीके भी बता देंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। या इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको देखिए यहाँ पे 6 × a² का मतलब हमने निकाला 12, तो इधर 12 × 6 का मतलब हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। सॉरी ये क्या था? अच्छा वर्ग इकाई था, तो यूनिट तो थी नहीं, यहाँ पे 72 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे ना सभी लोग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना होता है। जो घन होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो a³ होता है। हम सबसे पहले मान लेते हैं हमारी घन की भुजा a है, तो वॉल्यूम a³ होता है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर पूछा गया था, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। 2 फॉर्मूले यहाँ पर चर्चा किए गए हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते हैं तो इस चीज़ को आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम बोला गया है कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया है। बताइए 2016 में उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 2016 में उसका वेतन x रुपये था। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अगर उसका वेतन x रुपये था, देखो पहले वर्ष कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 10% की बढ़ोतरी हो रही है। अगर 10% इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हमारी सैलरी हो जाएगी 110/100, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। सेकेंड ईयर फिर 15% का इंक्रीज हो रहा है, तो 15% का इंक्रीज का मतलब 115/100। अगर इतना इंक्रीज हो गया उसके बाद उसका जो वेतन हो गया कितना हो गया? 126,500 हो गया यहाँ पर। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ पर हो जाएगा 126,500 इंटू ये वाले पार्ट यहाँ पे डिवाइड में थे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके ये दोनों मल्टीपल में पहुंच जाएंगे। बटे में कितना आएगा? ये वाले दोनों यहाँ पर ऊपर मल्टीपल में थे यानी अंश में थे, तो नीचे ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 1110 इंटू 115 हो जाएगा यहाँ पर। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए सभी लोग, इसको अगर सॉल्व करेंगे इससे ये काटेंगे तो केवल ये 10 बार जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4 5 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये हो गया यहाँ पर 1 लाख, और ये इसका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यानी कि इसके जो 2016 में जो उसका वेतन था वो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए, और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, आप यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा हम यहाँ पे x क्यों मान रहे हैं। x इसलिए माना है, देखो x का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, बस हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर x मान लिया है। तो इस चीज़ में लेकर बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि ये हमने x यहाँ पर क्यों माना है। बात समझ रहे होंगे ना सभी लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको ये लग रहा है कि वीडियो हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो इसमें यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है नीचे की तरफ, अगर देखेंगे एक ऑप्शन होता है प्लेबैक का। कौन सा ऑप्शन होता है? प्लेबैक का। तो प्लेबैक में वहाँ पर आपको 1x स्पीड वहाँ पे लगी होगी। अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी स्पीड को 1.25 या 1.5 के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम तेज़ पढ़ा रहे हैं तो आप इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं, यानी स्पीड फास्ट और स्लो करने का ऑप्शन होता है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो स्लो कर लीजिएगा, अगर स्लो पढ़ा रहे हैं तो इसको फास्ट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करिएगा सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्तक 32 है, एक संख्या 48 है, तो दूसरी संख्या बताइए। पहली चीज़ यहाँ पर जो ये महत्तम समापवर्तक और ये समापवर्त लिखा है थोड़ा सा गलत हो गया है। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्त होता है यहाँ पर देखिए, लेकिन इस ये से मतलब नहीं, मतलब ये है यहाँ पर देखिए, जब भी कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम दिया हो और एचसीएफ दिया हो और साथ में अगर पहली संख्या दी हुई तो उसका एक फॉर्मेट होता है, किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखो एलसीएम हमारा दिया हुआ 432 इंटू एचसीएफ हमारा दिया हुआ कितना, एचसीएफ हमारा देखो यहाँ पर दिया हुआ था 6 इक्वल टू में फर्स्ट संख्या हमारी कितनी दी हुई है 48 इंटू सेकेंड संख्या आपको बतानी एक्स मान लेते हैं। देखिए 6 से काट दीजिए, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 से काटिए कितना आएगा 8 पंचे 40, 8 चौके 32, तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 54 और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अच्छा ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कक्षा 8 के जो विद्यार्थी हैं उनको भी ये चीज़ पता होगी एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। तो इसमें ये आपको ये नहीं कहेगा कि सर ये फॉर्मूले से आप क्यों बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको एक बात और बता दें, अगर हमें कभी मैथ्स में अपना अगर स्कोर करना होता है ना, कुछ फॉर्मूले भी हमें रटने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से यानी कि कोई एक ये नहीं है कि हम केवल एक्स मान के लगाएंगे क्वेश्चन को ना, कभी कभी ऐसा होता है एक्स से बहुत बड़ी डिटेल तरीका हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स से बहुत छोटे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन केवल छोटे से सॉल्व करना है, वो चाहे हम एक्स से सॉल्व करें, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे फॉर्मूला हो, बस आपको केवल देखना है कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। बोला गया है कि आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, उसका परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये एक आयत है यहाँ पर, ये इसका विकर्ण होता है नहीं होता है, ये विकर्ण आपका दिया हुआ 17 दिया हुआ है, तो ये बताइए ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, तो इसका जो विकर्ण होता है डायगोनल जो हमारा होता है वो होता है √L² प्लस में कितना B², ये इसका विकर्ण होता है, ठीक है। और इसका जो परिमाप देखो दिया गया है, उसका जो देखो पेरीमीटर होता है आयत का जो होता है 2 × L + B, ये इसका परिमाप होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ये जब आपको रेक्टेंगल पढ़ाएंगे यानी आयत पढ़ाएंगे, 2D फिगर्स यानी क्षेत्रफल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बताएंगे। तो देखो बोला गया है कि इसका जो विकर्ण बोला गया है वो 17 दिया हुआ है और इसका जो परिमाप बोला गया है वो 46 दिया हुआ है। तो आपको बताना है खेत का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई आपको बतानी कितनी होगी। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पता है 2 ब्रैकेट में L + B इक्वल टू 46 दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हम L + B का मान यहाँ पर बता सकते हैं। तो L + B का मान हो जाएगा यहाँ पर कितना 23, आ जाएगा नहीं आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए यहाँ पर सभी लोग, √L² + B² का मान दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो अगर क्या यहाँ पर हम L² + B² की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम वर्ग करेंगे इधर तो इधर 17 का वर्ग हो जाएगा, 17 का वर्ग होता है 289। आप देखो हमारे लिए चीज़ों को निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सभी लोग। तो एक चीज़ होती है इसका स्क्वायर करें, L + B का स्क्वायर क्या होता है आपका L² + B² प्लस में 2LB। देखो यही वैल्यू आपको बतानी, देखो L + B का होल स्क्वायर, L + B की वैल्यू कितनी है 23 का स्क्वायर बराबर L² + B² का मान आपने निकाला भी कितना हो जाएगा 289 प्लस में 2 × LB, ये बताना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 बराबर ये देखो इधर ये प्लस में है, ये देखो इधर एक सेकंड, ये देखो इधर ये प्लस में, इधर आएगा कितने माइनस में, -289 बराबर 2LB। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो देखो 2LB बराबर कितना आएगा, इन दोनों को घटाइए यहाँ पर कितना आएगा। तो अगर इनको यहाँ पर हम घटाते हैं, घटाने की बाद वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 240। तो LB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो LB का मान हो जाएगा 120 और ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है ना। देखो इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, आपकी स्क्रीन में चीज़ें यहाँ पर फिट हो जाए एकदम अच्छे से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ था यानी विकर्ण आपको दिया हुआ था, आपको परिमाप भी दिया हुआ था यहाँ पर, केवल आपको इनके लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल बताना था। तो फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB, फॉर्मूला पढ़ा था। तो वहीं पर हमने L + B कर दिया और फॉर्मूले में रख दिया, तो और आपका आंसर आ गया यहाँ पर 120 और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सभी का।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सी वैल्यू यहाँ पे सही है। देखिए नीचे से ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। आपको पता होना चाहिए 1 आपकी ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, ये हम आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं। एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, जो कि एक सम संख्या भी होती है और वो एक अभाज्य संख्या भी होती है। बात समझ रहे हैं ना, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा सी ऑप्शन देखिएगा, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, ये भी पूर्ण रूप से गलत है। जैसे मान लिया एक अभाज्य संख्या हम 3 ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या 5 लेते हैं, दोनों का योग कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्या 8 एक अभाज्य संख्या गलत है, जिसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बोला गया कि कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल गलत ये बोला जा रहा है, क्योंकि 2 एक समअभाज्य संख्या होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाए। इसका आंसर राइट आंसर कौन सा बचेगा, ए बचेगा। क्योंकि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात कही गई। भाज्य संख्या विषम भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, कैसी भी संख्या हो सकती है, तो भाज्य संख्या विषम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सभी लोग। बोला गया कि 2 की पावर -1 की पावर -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्या, 2 का गुणक, सम संख्या, विषम संख्या, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सभी लोग फटाफट से नीचे कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आएगा आप सभी का। देखिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, अगर देखो लिखा हुआ है 2 की पावर -1 और टोटल की पावर -1, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए इधर सभी लोग इसको अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो जब भी कभी भी ये पावर की पावर ऐसे जाती है ना, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस और -1 का गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो 2 हो जाएगा। देखो 2 एक अभाज्य संख्या भी है, ये भी सही है, 2 एक सम संख्या भी है, सही है, 2 एक 2 का गुणक भी है, ये भी सही है। तो इसका मतलब केवल डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसका ABC ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन है। यहाँ पर बहुत आसान से क्वेश्चन है, विद इन सेकंड्स में सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पर, एक बहुभुज के अंतर और बाह्य कोणों का अंतर 60 है, बताइए बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे बहुभुज का जो अंतर कोण है वो हम x मान लेते हैं। एक सेकेंड, जो हमारा बहुभुज का अंतर कोण है उसको हम x मान लेते हैं, और बहुभुज का जो बाह्य कोण है वो y मान लेते हैं। दोनों का अंतर हमारा कितना है, 60 है। अच्छा, ये आपको एक बात पता होगी कि दोनों के अंतर कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180 होते हैं। तो क्या यहाँ पर दोनों कोण निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ पर देखिए अगर इक्वेशन को जोड़ देंगे तो x और x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होता है, तो इधर हो जाएगा 60 + 180/2। आप सभी लोग अगर ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही तो इसको आपको हम यहाँ पर एक बात बता देते हैं। देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं, देखिए कैसे आएगा। अगर इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो x + x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 160 और 180 60 और 180 कितना हो जाएगा, 240। तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 20। यानी कि अंतर कोण का मान हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये अंतर कोणों का ये प्रत्येक अंतर कोण का मान होता है, और वो मान हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है, 1। ये आपका जो मान होता है ये प्रत्येक अंतर कोण का मान होता है, ठीक है ना। और ये जो ये लिखा हुआ है n-2 इंटू 180, ये अंतर कोणों का योग का फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको सॉल्व करें, देखिए काटेंगे 60 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 60 के काटेंगे 2 बार जाएगा, तो इधर आएगा 3n माइनस, देखो 3 का गुणा n में करेंगे 3n हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, बराबर ये n इधर आएगा तो इधर हो जाएगा कितना, 2n। ये वाला 2n उठ के इधर आ जाएगा, तो 3n माइनस में 2n इक्वल टू में कितना, 6। तो n इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 6। यानी n का जो मान हो जाएगा 6, यानी भुजाओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं सभी लोग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई 15% घटाई जाती है और चौड़ाई 20% घटाई जाती है, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है। तो बताइए इस प्रकार कमरे के आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक आपको कराया था, जो हमने बताया था परसेंटेज का क्वेश्चन है। सेम यही परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, बस इसमें केवल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कौन सा क्वेश्चन हमने अभी आपको कराया था। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन दिखा देते हैं यहाँ पर सभी लोगों को।
ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे लंबाई में वृद्धि कर रहे थे, चौड़ाई की वृद्धि आपको बतानी थी, क्षेत्रफल नहीं बदलना था। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आपको ये बताना है कि लंबाई भी घटाई जा रही, चौड़ाई भी घटाई जा रही, ऊंचाई बढ़ाई जा रही, तो क्षेत्रफल में आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। और ये आपका हम होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और आप सभी की अब यहाँ पर जिम्मेदारी है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। खासकर जो लोग यहाँ पर यूपी टीईटी या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का पेपर है, वो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। क्योंकि देखिए सभी लोग, हम आपको एक बात यहाँ पे फिर से बता रहे हैं, जो वर्तमान समय है, इस समय क्या होता है, बस केवल हम लोगों की अपनी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है और फास्ट वे में प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमने इन सारे के सारे 10 से 12 जो 9 से 10 क्वेश्चन सबको 20 से 25 मिनट में सॉल्व किया है। यहाँ पर बहुत स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश की है, और थोड़ा सा स्लो यहाँ पर इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हमें एक एक पॉइंट हमें आपको यहाँ पर बताना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग, जो लोग इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हम आपको डेली का डेली कराते रहेंगे, ठीक है। और अभी से हम ये कोशिश करेंगे कि जो डेली मॉर्निंग में, डेली या जब भी जिस दिन भी वीडियो आना होगा उस दिन मॉर्निंग में आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मॉर्निंग में आपको इसकी PDF दे देंगे हम, और शाम को इन सारे क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियो आपको अपलोड मिलेगा शाम को, यानी जिस भी दिन ये PDF अपलोड होगी उसी दिन शाम को आपको ये वीडियो मिल जाएगा, सुबह आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो चैनल आपका जो हमने बताया था कौन सा, ये वाला जो चैनल है अनुज मैथ्स का जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी, ठीक है ना। तो सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक ज्वाइन करिएगा, और हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वीडियो में को शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, बाय बाय, नमस्कार।